वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, तो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना पढ़ना होता है। अगर आप बीए पंचम सेमेस्टर में हैं, यानी कि बीए थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर में, तो आपको हिंदी में 2 पेपर पढ़ने होते हैं। पेपर 1 में आपको साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में जानना होता है। पेपर 2 में आप हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ते हैं। तो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना में कौन कौन से प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, उसी के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। बारीकी के साथ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो जो है आपको बहुत हेल्पफुल करती हैं आपके एग्जाम में। मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए, 25, 26 इन सभी में परीक्षा में प्रश्न ये आ सकते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए हुए साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ मिलेगा। खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 आपको मिलेगी पेपर में। 10 के 10 प्रश्न आपको करने होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होता है। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। 2 नंबर आपको मिलते हैं इस एक प्रश्न अच्छा अगर करते हैं सही से। तो पहला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, अलंकार की परिभाषा और प्रकार बताएं। सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया था, सिलेबस तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, सिलेबस हालांकि थोड़ा सा लंबा जरूर कर दिया गया इसमें, लेकिन फिर भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। अलंकार की परिभाषा और प्रकार बताएं। अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न आपसे बन सकता है। तो आप सभी को पता होगा कि अलंकार जो होते हैं वो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं को आप अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसी को आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण माने गहना, मतलब कि जो श्रृंगार करने में जो औरतें यूज करती हैं वो आभूषण होता है। सजावट के लिए जो चीज़ें हम यूज करते हैं वो आभूषण होता है। तो जैसे स्त्रियों के लिए गहना होता है, वैसे काव्य के लिए अलंकार होता है। यानी अलंकार के विहीन जो काव्य होता है वो उसी भांति प्रतीत होता है जैसे कि एक स्त्री बिना गहनों के लगती है। समझ में आ रहा है? तो अलंकार यही होता है। अलंकार की बात की जाए तो साहित्य शास्त्र में अगर इसको देखें तो इसका प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए किया जाता है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अलंकार शब्द जो है वो अलम और कार से बना हुआ है। आपको बता दूं, अलम और कार का मतलब होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। अलम और कार 2 शब्द से मिलकर के बना है अलंकार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विभूषित करने वाला या आभूषण, मतलब कि जो आपको और अच्छा दिखने के लिए एक प्रकार से प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, तो अलंकार होता है। अलंकार की व्युत्पत्ति की बात करें तो एक श्लोक आता है, एक छोटी सी जो है पंक्तियां हैं कि अलंकरोत इति अलंकारा, मतलब कि अलंकरोत इति अलंकारा का मतलब होता है कि जो हमको अलंकरित करे या जो सुशोभित करे वही अलंकार है। जो अलंकृत या सुशोभित करे वही क्या है, उसे ही अलंकार कहते हैं। दूसरी पंक्तियां हैं कि अलंक्रियते अत्तनेने अलंकारा, मतलब कि जिससे या जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित हो उसे अलंकार कहते हैं। कोई मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं एक शब्दों में, जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित हो उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य और बढ़ जाता है, वो और अच्छा लगने लगता है, उसी प्रकार से काव्य में जब अलंकारों का प्रयोग हम करते हैं तो उसकी सौंदर्य में वृद्धि होती है। आजकल तो अलंकारों के बहुत सारे आप नमूने देख रहे होंगे। जैसे कि आजकल मेकअप का दौर है, तो इस समय जो अलंकार की कैटेगरी आप मान सकते हो, जैसे कि बिना मेकअप के अगर आप देखें किसी को तो थोड़ा उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन अगर उसी को मेकअप करके अगर आपके समझ खड़ा खड़ा कर दिया जाए तो हीरोइन पूरा लगेंगी। तो क्या होता है, ये अलंकार का प्रयोग है। ऐसे ही काव्य एकदम सादा बोदा लगता है कब, जब अलंकार नहीं होता, लेकिन जब काव्य में अलंकारों का प्रयोग हो जाता है तो काव्य बड़े अच्छे दिखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं अलंकार होते हैं। आचार्य भामा जो है वो अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य। भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं, जिनमें से अलंकार संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है काव्य में। पहला संप्रदाय है आपका, कौन सा संप्रदाय है पहला? पहला संप्रदाय है आपका रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं भरत मुनि।
दूसरा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, इसके प्रणेता आचार्य हैं आचार्य भामा। ऐसे तृतीय संप्रदाय है रीति संप्रदाय, बामन उसके आचार्य हैं प्रणेता। इसके अलावा औचित्य क्षेमेंद्र, औचित्य संप्रदाय की प्रणेता आचार्य क्षेमेंद्र हैं। वक्रोक्ति अलंकार मतलब वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है। तो ये 6 अलंकारों के बारे में मैंने आपको मतलब कि 6 संप्रदायों के बारे में बताया। तो लगभग 150 वर्ष मतलब कि 1500 वर्षों के इतिहास में आप देखेंगे ये 6 संप्रदाय भारतीय संस्कृत साहित्य में आपको मिलेंगे। और चूंकि भारतीय संस्कृत साहित्य से हिंदी में ग्रहण किया गया है तो इसीलिए अलंकार साहित्य की जब आप बात करते हैं तो संस्कृत से हम उदाहरण देते हैं। तो अलंकार की परिभाषा दी है आचार्य भामा ने। कहा कि क्या कहा उन्होंने कहा कि वक्र अभिधेय शब्दोक्ति निष्ठा वाचाम अलंकृति, मतलब शब्द और अर्थ की वक्रतापूर्ण उक्ति को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार ये होता है। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात है। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अलंकार होता है शब्दालंकार, दूसरा अलंकार होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। शब्दालंकार जो होते हैं उनकी अगर बात की है तो शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या बढ़ाते हैं? शब्दों की शोभा को बढ़ाते हैं। अर्थालंकार शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये सब शब्दालंकार हैं, शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं। अर्थालंकार होते हैं जो कि अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाते हैं काव्य में, जैसे यमक अलंकार हो गया, ठीक है, उपमा अलंकार हो गया, ऐसे अलंकार। इसी तरीके से आपका जो उभयालंकार होता है उसमें शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार उत्पन्न होता है, दोनों सुशोभित होते हैं। तो ये होता है अलंकार। अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्यों के बारे में पूछे तो आचार्य भामा सबसे पहले आचार्य, उसके बाद में जयदेव, फिर आचार्य केशवदास आप देखते हैं हिंदी में। तो इस तरीके से ये लोग हैं। समझ में आए? तो ये है आपका अलंकार की परिभाषा और अलंकार के प्रकार। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, आई.ए. रिचर्ड्स, ये पाश्चात्य विद्वान हैं, इनकी 3 ग्रंथों के नाम लिखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रिचर्ड्स की बात करें, आई.ए. रिचर्ड्स की, तो विद्वान है, बढ़िया विद्वान है। आई.ए. रिचर्ड्स के 3 सिद्धांतों की बात की जाए या 3 ग्रंथ की, तो पहला इनका ग्रंथ है द फाउंडेशन ऑफ इसबेस्टिक्स, मतलब इसबेस्टिक्स अलंकार मतलब की जो ग्रंथ है द फाउंडेशन ऑफ, ये 1922 में प्रकाशित हुआ। दूसरा ग्रंथ है इनका द मीनिंग ऑफ मीनिंग, वो 1923 में प्रकाशित हुआ। तीसरा ग्रंथ है द पीपुल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, 1924 में प्रकाशन हुआ। आई.ए. रिचर्ड्स की बात की जाए तो मूल सिद्धांत को देने वाले विद्वान है आई.ए. रिचर्ड्स। रिचर्ड्स का आपके पाठ्यक्रम में संप्रेषण का सिद्धांत संकलित है, ये बात ध्यान रखेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में अरस्तु, कॉलेज, टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स, ये सब शामिल है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में है। कॉलेज की कल्पना सिद्धांत और फैंटेंसी सिद्धांत संकलित है। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत है। टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जो कि बड़े फेमस है। और ये सब काव्यशास्त्र से रिलेटेड हैं, खास करके पाश्चात्य काव्यशास्त्र से। तो ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आई.ए. रिचर्ड्स की बात की जाए तो आई.ए. रिचर्ड्स ने काव्य के 2 भेद बताए हैं, एक अपवर्ती कविता और एक अंतर्वेशी कविता। ये बात ध्यान रखेंगे। रिचर्ड्स भाषा के 2 प्रकार की बात करते हैं, एक वैज्ञानिक भाषा प्रयोग और एक रागात्मक भाषा का प्रयोग। आई.ए. रिचर्ड्स का ग्रंथ जो सबसे बड़ा फेमस है उसका नाम है फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक। ठीक है, ये बड़ा फेमस ग्रंथ है इनका रिचर्ड्स का। रिचर्ड्स का पूरा नाम है आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये आई.ए. रिचर्ड्स की 3 ग्रंथों के नाम और उनसे रिलेटेड और भी तमाम प्रकार के प्रश्नों के बारे में मैंने बता दिया। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है औचित्य के प्रमुख भेद कितने होते हैं, नाम उल्लेख करें। औचित्य के कितने भेद होते हैं? सबसे पहले ये जाने औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं कौन। औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने औचित्य को काव्य का रस माना, मतलब कि काव्य की आत्मा माना, और औचित्य संप्रदाय का जो है प्रचलन किया। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के कई भेद होते हैं, जैसे कि उसमें उन्होंने कई भेदों के बारे में बताया, जैसे कि उसमें पद हो गया एक भेद, एक वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा प्रबंध, इसके अलावा गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीष, ये सब औचित्य के तत्व होते हैं, औचित्य के भेद होते हैं।
वर्तमान में उपयुक्त में से अनेक भेद अप्रासंगिक हो गए हैं, मतलब कि उनका प्रयोग आज की कविताओं में नहीं हो रहा है। बाकी औचित्य के कई भेद उन्होंने बताए हैं, ठीक है, किसने? क्षेमेंद्र ने, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो औचित्य के कितने भेद होते हैं? कई भेद बताए हैं। किसने बताए हैं भाई? इन्होंने बताए हैं, क्षेमेंद्र ने। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जैसे प्रबंध हो गया, वाक्य हो गया, गुण हो गया, पद हो गया, अलंकार है, रस है, कि ठीक है, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, ये सब। ठीक है, आगे देखिए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मार्क्सवादी साहित्य की मुख्य विशेषताएं, मतलब की मुख्य स्थापनाएं या विशेषताएं बताएं। मार्क्सवादी जो आलोचनाएं हैं या मार्क्सवादी रचनाएं साहित्य में जो लिखी जा रही हैं, आप देखेंगे हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी जो प्रभाव हुआ वो कब से हुआ, आप सभी लोगों को अगर पता हो तो मैं 1936 ईस्वी में प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना के बाद मार्क्सवादी साहित्य का प्रचलन आपको दिखने लगेगा। मार्क्सवादी प्रभाव आपको रामधारी सिंह दिनकर पर दिखेगा, और जितने भी आपके कवि मिलेंगे यहाँ के, खास करके मतलब कि प्रगतिवाद के, उन सब में आपको मार्क्सवादी विचारधारा मिलेगी। मार्क्स का पूरा नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और एक व्यक्ति इनके साथ और थे, उनका नाम था एंजल्स। इन दोनों ने मिल करके खास करके एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है लिटरेचर ऑफ आर्ट, सॉरी लिटरेचर एंड आर्ट। लिटरेचर एंड आर्ट नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। साहित्य और कला संबंधी विचार इसमें एक साथ प्रकाशित हुए इन दोनों के, और इस पुस्तक में कई सारी विशेषताएं बताई गई जो कि मार्क्सवादी साहित्य की विशेषताएं हैं। जैसे कि पहली विशेषता इसमें बताई गई, साहित्य एवं कला एक ही विचारधारा का रूप है। पहली बात बताई गई कि साहित्य और कला यानी कि लिटरेचर एंड जो आर्ट होता है, दोनों एक दूसरे के साथी हैं। ठीक है, दूसरी बात, समाज के आर्थिक भौतिक जीवन से साहित्य और कलाएं उत्पन्न होती हैं और उसी परिस्थिति और आधारित होती हैं। किसकी पीस पर? आर्थिक और भौतिक जीवन पर आधारित होती हैं, उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। कौन क्या उत्पन्न होता है? साहित्य और कलाएं। तीसरी बात, कभी साहित्य और कला का प्रभाव परिस्थितियों पर पड़ता है तो कभी परिस्थितियों का प्रभाव आप देखेंगे कला पर भी पड़ता है और साहित्य पर भी पड़ता है। यानी कि कभी आप देखते हैं कि साहित्य और कला का प्रभाव परिस्थितियों पर, सिचुएशन पर पड़ता है, कभी सिचुएशन पर एक प्रकार से साहित्य और कला का प्रभाव पड़ता है। दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। चौथी बात, जब आर्थिक और भौतिक धरातल पर परिवर्तन होता है तो साहित्य, कला और विचारधारा के रूप में तमाम प्रकार का परिवर्तन आपको, चाहे थोड़ा बहुत ही परिवर्तन दिखे, परिवर्तन जरूर दिखेगा। अगर आर्थिक और भौतिक धरातल पर कोई भी परिवर्तन आपको दिखेगा होगा तो साहित्य कला में भी परिवर्तन जाहिर सी बात है होना तय है। समाज में कोई परिवर्तन होगा तो साहित्य में भी परिवर्तन होगा। पांचवी बात, मार्क्सवादी साहित्य की जो स्थापनाएं हैं उनमें पांचवी बात यह है कि कला के उद्भव और विकास में श्रम की भूमिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके माध्यम से ही कला के निर्माण की शक्ति और क्षमता का विकास होता है। जब आप श्रमिक होंगे, आप अच्छे तरीके से मेहनती होंगे, तभी आप उसमें, चाहे कला की बात हो चाहे साहित्य की बात हो, उसमें आगे बढ़ पाएंगे। मेहनती व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। छठी बात इसमें बताई गई कि यह भी माना जाता है कि श्रम विभाजन के असंतुलित होने पर, यानी कि श्रम विभाजन जो है यानी कि काम का बंटवारा, अगर वो सही तरीके से नहीं बटा हुआ है समाज में, तो उसकी कलात्मक प्रतिभा कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित हो जाती है। कुछ व्यक्ति ही केवल रचनाएं लिखते हैं। सारे व्यक्ति जब नहीं लिखने के योग्य होते हैं या उसमें श्रम का विभाजन नहीं कि भाई किसी पर्टिकुलर विशेष को, मतलब किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग को ही सौंप दिया गया कि आप ही रचना लिखें, आप ही केवल काव्य का सृजन कर सकते हैं, तो फिर क्या होता है, जो अन्य जातियों में, अन्य वर्गों में जो कलाएं दबी हुई हैं, साहित्य के जो बीज दबे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इससे क्या होगा, कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित साहित्य और कला हो जाएगी। साम्यवादी समाज में विसंगतियां परिलक्षित नहीं होती हैं और इसीलिए सभी लोग अन्य कार्यों के साथ साथ कलाकार भी होते हैं। तो हर एक क्षेत्र में कलाकारी अलग अलग व्यक्तियों की होती है, तो अपने अपने हिसाब से लोग करें, तो इसलिए सबको छूट देनी चाहिए। ये मार्क्सवादी साहित्य की स्थापनाएं कुछ जो मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 5वां नंबर प्रश्न है, काव्य हेतु पर प्रकाश डालिए। काव्य हेतु किसे कहते हैं? काव्य हेतु आप जानते होंगे बिल्कुल, काव्य हेतु क्या होते हैं। काव्य हेतु की बात की जाए तो सफल काव्य रचना के लिए प्रतिभा एक अनिवार्य प्रेरक तत्व होता है। और अब बताओ, काव्य हेतु मतलब कि काव्य करने की जो मोटिवेशन, जो प्रेरणा मिलती है उसी को, या काव्य करने के लिए जो प्रेरित करने वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं को काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य हेतु का सीधा सीधा मतलब होता है काव्य क्यों आप कर रहे हैं, काव्य क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये होता है काव्य हेतु। काव्य हेतु मतलब काव्य लिखने का कारण, काव्य लिखने का प्रयोजन, मतलब काव्य लिखने का जो कारण होता है वही काव्य हेतु होता है। समझ रहे हैं ना?
तो कुछ प्रेरक तत्व होते हैं, कुछ मोटिवेशनल एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं काव्य को लिखने के लिए, और वो कौन कौन से होते हैं वही आपसे पूछा गया है। तो काव्य हेतुओं की बात की जाए तो कई काव्य शास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से काव्य हेतुओं को बताया। जैसे कि आचार्य दंडी की अगर बात करें, आचार्य दंडी बड़े फेमस हैं, विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि काव्य हेतु कई प्रकार के, मुश्किल से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होती है नैसर्गिक प्रतिभा, यानी कि जो आपको पहले से है आपके अंदर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त प्रतिभा। दूसरी निर्मल शास्त्र ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और तीसरा अमंद अभ्यास, यानी कि प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास, ये 3 चीज़ें होती हैं। या तो आपके अंदर टैलेंट होगा, प्रतिभा होगी, या आपके पास बहुत ज्ञान होगा तो आप कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे, या आपका अभ्यास हो जाएगा लगातार, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। या तो आप उस कैटेगरी में हो कि आप भैया जो है रस्सी से खींच खींच करके आप सिल पर निशान बना सकने वाले में से हैं, तो आप भी कर सकते हैं काव्य का सृजन, भले बिना पढ़े लिखे भी। कबीर कहते हैं कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब कागज को छुआ नहीं, कलम को हाथ में लिया नहीं, और फिर भी इतना बीजक नामक ग्रंथ लिख डाला उन्होंने। मतलब लिखा नहीं खुद अपने हाथों से, उनके वाणियों का संग्रह है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अभ्यास और ज्ञान और प्रतिभा, ये 3 चीज होती हैं जो कि आपको मोटिवेट करती हैं काव्य को लिखने के लिए। तो यही काव्य हेतु होते हैं। 3 काव्य हेतु होते हैं मुख्य रूप से, दंडी ने कहा। दूसरे विद्वान आते हैं रुद्रट और कुंतक। कुंतक और रुद्रक कहते हैं कि सबसे पहली बात शक्ति, दूसरा व्युत्पत्ति, और तीसरा अभ्यास। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 हेतु होते हैं काव्य लिखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तीसरे विद्वान है आचार्य बामन। आचार्य बामन कहते हैं कि एक लोक व्यवहार ज्ञान अगर आपके पास है तो आप काव्य लिखने में सफल होंगे। दूसरी बात विद्या अगर आपके पास है, ज्ञान है, और तीसरी बात अगर आप प्रकीर्ण है काव्य लिखने में तो ठीक है। तो ये 3 सभी लोगों ने बताया। कुल मिलाकर के तीनों का मतलब यही है। कुल मिलाकर के मैं सरल शब्दों में बताऊं तो प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास, ये 3 चीजें जो होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फैक्टर हैं जो कि किसी व्यक्ति को काव्य लिखने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। तो ये काव्य हेतु होती है। आगे देखिए, छठा प्रश्न है, कॉलिंज ने कल्पना का सिद्धांत दिया, फैंटेसी का सिद्धांत दिया कॉलिंज ने। तो कॉलिंज ने जो कल्पना को अंग्रेजी में इमेजिनेशन बोलते हैं। तो कॉलिंज ने जो कल्पना को सौंदर्य की शक्ति माना है उसी चीज को स्पष्ट करना है हमको। यानी कॉलिंज ने कल्पना को सौंदर्य की शक्ति माना, इसको स्पष्ट करना है। कैसे माना, इसको हमको बताना है। ठीक है। तो कॉलिंज ने कल्पना को सौंदर्य, विधायिनी और सृजनात्मक शक्ति माना। और कॉलिंज कहते हैं कि कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध होता है। अच्छी जानकारी जो होती है वो प्रतिभा का शरीर होता है। ऊहा उसका वस्त्र वर्ण होता है। ऊहा माने होता है उसमें जो चीज़ें और बढ़ा चढ़ा करके, या उसको थोड़ा सा और तालमेल बैठा करके, उसमें मिर्च मसाला डाल करके। तो ऊहा उसका वातावरण होता है, वह वस्त्र और आवरण होता है उसको ढकने वाला। गति जो होती किसी काव्य में उसका जीवन होता है, और कल्पना उसकी आत्मा होती है। यानी कल्पना के बिना इमेजिनेशन जो होता है किसी काव्य में, वो आत्मा होती है उसकी। उन्होंने बताया कि प्रतिभा जो होती किसी के शरीर में, मतलब किसी कोई शरीर मान लेते हैं, प्रतिभा का शरीर जो होता है उत्तम बोध, यानी कि कभी प्रतिभा का शरीर होता है उत्तम बोध। वह उसका वस्त्रावरण, यानी वस्त्र पहनने वाला, किसी शरीर पर वस्त्र ढकने का कोई शरीर है मान लेते हैं, तो उसमें जो प्रतिभा होती है या वह उसका ज्ञान जो होता है वो उसकी शरीर होती है। ठीक है। उसका वस्त्र और आवरण जो होता है उसकी उहा होती है, और गति जो होता है उसमें जीवन होता है। कल्पना उसकी आत्मा होती है जो सर्वत्र और प्रत्येक में स्थित होती है। यानी बिना कल्पना के काव्य मान लीजिए कि उसी शरीर के भांति हो जाएगा जिस प्रकार से एक मुर्दे का शरीर होता है। यानी बिना प्राण के जो है जैसे एक शरीर हो जाता है, ऐसे ही बिना कल्पना के काव्य लगेगा, ऐसा कॉलिंज का कहना है। तो कॉलिंज का कल्पना सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कल्पना सिद्धांत सैद्धांतिक आलोचना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कल्पना का अंग्रेजी में मतलब होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमेजिनेशन शब्द से हुई है। ठीक है। इमेजिनेशन शब्द से हुई है। फैंटेसी योजना पर कॉलिंज ने कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले कल्पना के विषय में अनेक असंगत धारणाएं विद्यमान थी। पहले कल्पना को प्रकृति के वरदान या किसी दिव्य रहस्यमय शक्ति के रूप में लोग देखते थे।
अब यह ऐसी शक्ति मानी जाती थी कल्पना जिसकी तार्किक व्याख्या संभव नहीं थी, मतलब संभव नहीं है। यह भी माना जाता था पहले कि यह दिव्य है, कल्पना अलौकिक है, तर्क मतलब कि तर्क अतीत शक्ति जन्म से ही व्यक्ति को मिलती है। तो कल्पना करने की शक्ति भगवान देता है, प्रकृति देती है। तो ये सब पहले से धारणाएं विद्यमान थी। कॉलरिज आते हैं। कॉलरिज के द्वारा कल्पना पर सैद्धांतिक रूप से विचार करके वैज्ञानिक तरीके से तर्क दिया गया और तर्क के आधार पर कल्पना को कसने का प्रयास किया गया। हर एक वो प्रश्न जो कि उठ रहा था, वो सभी प्रश्नों का जवाब कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत देता है। कॉलरिज ने कहा कि कल्पना के विषय में प्रचलित धारणाएं पूर्णतः सत्य नहीं है और इसमें केवल एक पक्ष पर बल दिया गया है और वह कहते हैं कि कल्पना दिव्य शक्ति हो सकती है। वह रहस्यमय ही नहीं है। दिव्य शक्ति कल्पना जरूर हो सकती है कि भाई आपको मिल गई है, कल्पना करने की शक्ति किसी व्यक्ति को मिल सकती है, लेकिन वह रहस्यमय नहीं है। इसकी व्याख्या संभव है कल्पना की, और उसके द्वारा कल्पना की विस्तृत व्याख्या इनके द्वारा कॉलरिज के द्वारा की भी गई है। तो कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज ने दिया और कहा कि ये जो कल्पना है ये प्रकृति प्रदत्त जरूर हो सकती है, एक अद्भुत और चमत्कारिक शक्ति जरूर हो सकती है, लेकिन ये रहस्यमय नहीं है। इसके बारे में जानकारी ग्रहण की जा सकती है, इस पर शोध किया जा सकता है और शोध के द्वारा अच्छा या तर्क संगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये बात कॉलरिज ने बताई। ये कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है। ठीक है। इमेजिनेशन का फंडा, जैसे काव्य में आप कल्पना करते हैं, कोई घटना होती है, उस घटना में और अपनी कल्पना को समावेश करके क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं, तो क्रिएटिविटी जो होती है वो कल्पना से ही आती है। समझ रहे हैं ना? आगे देखिए 7वां प्रश्न आएगा भैया। देखो, यथार्थवादी साहित्य के प्रमुख प्रवृत्ति का हुए बताओ। लाइक करो सब दबाए फटाफट से, फिर वीडियो को शेयर कर दियो भाई। चलो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो सब। प्रश्न आएगा यथार्थवादी। यथार्थ माने क्या होता है? एकदम से सत्य, सत्य जौन हुए वह जान लो सब कुछ है, जस देखिन तस लिख दीन, वो का हुआ यथार्थवाद। यथार्थवाद एक विचारधारा जो साहित्य में आई। यथार्थवादी मतलब कि जो देख रहे हैं जैसा का है वैसा लिख देना, यथार्थवाद कहलाता है। किसी रचना की प्रवृत्तियों का अध्ययन करके यह निर्णय लिया जाता है कि इसे आदर्शवाद की श्रेणी में रखा जाए या यथार्थवाद की कोटि में रखा जाए। सामान्यतः एक यथार्थवादी रचना कई प्रवृत्तियों के हिसाब से उसको हम पहचान सकते हैं, और उन्हीं प्रवृत्तियों के बारे में आप पूछा गया कि कौन कौन सी प्रवृत्तियां होती हैं यथार्थवादी साहित्य की। यथार्थवादी साहित्य मतलब जो देख रहे हैं, जो वास्तविक है उसी को बताना। आदर्शवादी साहित्य है कि पुराने मानदंडों, जो परंपरा है उसको फॉलो करके जो बातें बताई गई हैं हमारे वेदों पुराणों में या अन्य जगहों पर, उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। आदर्शवाद कहीं ना कहीं पे पुरानी परंपरा या जो भी परंपरा किसी भी समाज की रही है उसको मान्यता देते हुए आगे बढ़ाना। लेकिन यथार्थवाद जो वर्तमान में देख रहा है तर्क संगत के आधार पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। समझ रहे हैं ना चीजों को? ये होता है आपका यथार्थवाद। पहली बात, पहली विशेषता यथार्थवाद की ये है कि यथार्थवादी रचना में वर्तमान का चित्रण अतीत और भविष्य की अपेक्षा अधिक होता है। यानी भविष्य में क्या होगा इसकी टेंशन नहीं, अतीत में क्या हुआ उसकी टेंशन नहीं, उसकी परवाह नहीं, वर्तमान में क्या चल रहा है उसको लिखना यथार्थवाद की बहुत पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यथार्थवाद की ये होती है कि यथार्थवादी इस समस्या में नहीं पड़ता कि क्या होना चाहिए आगे, अपितु यथार्थवादी व्यक्ति या चिंतक क्या सोचता है कि जीवन क्या है, उसी का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास वो वैज्ञानिक तरीके से, तर्कसंगत तरीके से करने का प्रयास करता है। ये यथार्थवादी साहित्य। तीसरी विशेषता इस साहित्य की ये है कि जीवन की असंगतियां जो हैं, जो कटुताएं हैं, जो विषमताएं हैं, उसी का चित्रण यथार्थवादी रचनाओं में आपको दिखेगा। कोई रोक टोक नहीं, जो भी विसंगतियां, जो भी विषमताएं, जो कटुताएं हैं, सबको साहित्य में स्थान मिलता है इसमें, यथार्थवादी साहित्य में। चौथी प्रवृत्ति यह है कि यथार्थवादी द्वारा समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और आशावादी जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा उसका समाधान किया जाता है। यथार्थवादी जो साहित्य है वो समस्या को दिखा देती है कि ये समस्या वर्तमान में चल रही है, और उस समस्या का निदान जो होता है, समाधान कौन ढूंढता है? आदर्शवादी साहित्य ढूंढता है। पांचवी विशेषता यह है कि यथार्थवादी में व्यक्तिकता की प्रधानता होती है। आप देखेंगे जो आदर्शवादी विचारधारा है उसमें सामाजिकता की प्रधानता आपको मिलेगी। इसके अलावा यथार्थवादी साहित्य की अगर बात करें तो मानव पर परिस्थितियों के प्रभाव के विषय में उल्लेख यथार्थवादी रचना में आपको दिखेगा। जो मानव की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका पूरा का पूरा वर्णन आपको मिलेगा यथार्थवादी रचना में। आदर्शवादी रचना में आप देखेंगे कि किस प्रकार मानव उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, या परिस्थितियों पर किस तरीके से मानव एक प्रकार से उस परिस्थितियों का सामना करता डट करके, उसका मूल्यांकन आदर्शवाद करता है।
अगली विशेषता यह है प्रवृत्ति की यथार्थवादी साहित्य के अंतर्गत रौद्र, श्रृंगार और विभत्स, इन सभी की अभिव्यक्ति अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलती है रचनाओं में। ये सभी रस आपको मिलेंगे, जबकि आदर्शवादी रचनाओं में आपको करुण रस आपको ज्यादा मिलेंगे, वीर रस की प्रधानता, शांत रस की प्रधानता आपको दिखेगी। ठीक है। यथार्थवादी साहित्य में आप देखेंगे शैली में स्वाभाविकता आपको मिलेगी, व्यंग्यात्मक मतलब कि व्यंग आपको मिलेगा, यानी व्यंग्यात्मकता जिसको बोलते हैं। ठीक है। आदर्शवादी शैली में आपको शिथिलता, कोमलता और कल्पना मतलब कि काल्पनिकता का भी वेग आपको दिखेगा। तो इस तरीके से यथार्थवादी साहित्य के बारे में कुछ चीजें बताई, और साथ ही साथ मैंने आदर्शवादी चीजों के माध्यम से उसके परिप्रेक्ष्य में या तुलनात्मक तरीके से हमने समझने का प्रयास किया। आगे समझे। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। नाट्यशास्त्र के कुल कितने अध्याय होते हैं? ये नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय होते हैं बताएं। नाट्यशास्त्र की अगर बात करें, नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, तो आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार अगर बताएं। अच्छा, वैसे नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। किसकी रचना भैया? भरत मुनि की रचना है। कौन सी? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। कुल कितने श्लोक हैं? 4426 श्लोक है इसमें। ठीक है। 36 अध्याय हैं, 4426 श्लोक है। और आप देखेंगे श्लोक के अलावा कुछ गद्य अंश भी आपको नाट्यशास्त्र में मिलेगा। नाट्यशास्त्र मतलब कि प्रत्यभिज्ञान दर्शन की छाप है। इसमें स्वीकृत 26 मूल तत्वों को प्रतीक स्वरूप नाट्यशास्त्र में शामिल किया गया है। 36 अध्याय हैं इसमें। आपको बता दूं कि नाट्यशास्त्र है, इसके पहले अध्याय में नाट्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। नाट्यशास्त्र के दूसरे अध्याय की अगर बात की जाए, दूसरे अध्याय में जो है मंडप विधान के बारे में बताया गया है। तीसरे अध्याय में, आगे के 3 अध्यायों में, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय और 5वें अध्याय में नाट्य में आरंभ से पूर्व की प्रक्रिया का विभाजन मतलब कि विधान बताया गया है। ठीक है। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है ये है कि जो छठवां 7वां अध्याय है उसमें रस और भावों की व्याख्या करी गई है, जो कि भारतीय काव्यशास्त्र में व्याप्त रस सिद्धांत की आधारशिला है। इसके अलावा 8वें 9वें अध्याय में आप देखेंगे उपांग और अंगों के द्वारा प्राकल्पित और अनुमानिक अभिनय के रूप में व्याख्या करी गई है। इसके अलावा आगे के 4 अध्यायों में, जैसे 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में, 12वें अध्याय में और 13वें अध्याय में गति और कारणों का उपन्यास किया गया है, मतलब कि उसमें बताया गया है, विवेचना करी गई, व्याख्या करी गई है। ठीक है। इसके अलावा मतलब 14वें, 15वें और 16वें और 17वें अध्याय में छंद और अलंकारों के बारे में बताया गया है। उसका स्वरूप क्या होगा, छंद का, अलंकार का स्वरूप क्या होगा, अलंकार में स्वर विधान वगैरह ये सब जो होते हैं छंद में, इन सभी के बारे में बताया गया है 14वें, 15वें, 16वें और 17वें अध्याय में। इसके अलावा 18वें और 19वें अध्याय में नाट्य के भेदों और उनके कलेवर का सांगोपांग विवरण आपको दिया गया है। और 20वें अध्याय में वृत्ति का विवेचन किया गया है, वृत्ति के बारे में बताया गया है, वृत्ति क्या होती है। ठीक है। इसके अलावा 21वें अध्याय में कई प्रकार के अभिनय और उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। 22वें अध्याय से लेकर के 34वें अध्याय तक गीत वाद्य का विवरण जो है दिया गया है, और 35वें अध्याय में भूमि विकल्प की व्याख्या करी गई है। इसके अलावा अंतिम अध्याय में यानी 36वें अध्याय में नाट्यशास्त्र के, उसमें उपसंहार बताया गया है, कंक्लूजन दिया गया पूरे की पूरी रचना का। तो ये नाट्यशास्त्र के 36 अध्याय जो मैंने आपको बताए कि क्या क्या किसमें बताया गया है। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती बताएं। शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। काव्य में रस का संचार शब्द शक्तियों से होता है। यहाँ शब्दों का विशेष महत्व होता है। काव्य भाषा में वाक्यों की रचना इस बात का सूचक होती है कि उसमें अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रकरण और प्रसंग या कवि के आशय के अनुसार होता है कि नहीं होता है। काव्य प्रवृत्तियां मतलब कि जो शब्द शक्तियां होती हैं ये यही दिखती हैं। कवियों की कृतियों में शब्दों के अनेक अर्थ ढूंढने की प्रथा उचित नहीं है। देखना यह चाहिए कि कवि ने शब्दों का प्रयोग करके अभीष्ट शब्दों को रखना चाहा है, उनमें वह कहाँ तक सफल हुआ है। तात्पर्य यह है कि शब्द की शक्ति
उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। और अर्थ का बोध कराने में शब्द कारण होता है और अर्थ जो है बोध कराने वाले व्यापार को शब्दशक्ति बोलते हैं। अर्थ का बोध कराने में शब्द पर कारण होता है। अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्दशक्ति कहते हैं। आचार्यों ने किसी आचार्यों में किसी ने इसे शक्ति कहा है, किसी ने वृत्ति नाम दिया इसी को। आचार्य मम्मट ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया इसके लिए। आचार्य विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है इसके लिए। कुल मिलाकर के अगर देखें तो सभी विद्वानों के हिसाब से तो ये हम कह सकते हैं कि ये सब शक्ति इसको कह सकते हैं आप तीनों को। सब शक्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली सब शक्ति है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रत्येक शब्द अर्थबोधक या अर्थव्यंजक हुआ करता है और काव्य भाषा में विवेचन में इन्हीं शब्दों की शक्तियों का मूल्य आंका जाता है कि किस तरीके से कितनी सब शक्तियाँ अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाया है कवि, और इसी के अकॉर्डिंग उसके काव्य की आलोचनाएं करी जाती हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां नंबर प्रश्न है, नई समीक्षा का नामकरण। इस पर टिप्पणी करें। नई समीक्षा का नामकरण, नई समीक्षा क्या है? हिंदी आलोचना में छायावादी और प्रगतिवादी, प्रगतिवादी मतलब मार्क्सवादी, छायावादी मतलब लगभग गांधीवादी परंपरा, या छायावादी में गांधीवाद आप नहीं देखें, छायावाद एक अलग प्रकार की चीज, लेकिन गांधीवाद का प्रभाव कुछ मात्रा में मिलेगा। प्रगतिवादी जो विचारधारा है हिंदी में, उसमें आपको मार्क्सवादी विचारधारा मिलेगी, कार्ल मार्क्स का प्रभाव खूब मिलेगा। तो इसके आलोचना के बाद, जब कार्ल मार्क्स मतलब कि छायावाद के बाद, मार्क्सवादी नहीं प्रगतिवाद आलोचना के बाद में आप देखते हैं नई समीक्षा का उदय होता है हिंदी आलोचना में। छायावादी आलोचना के तहत उच्छ्वासित भाव्य अभिव्यक्ति, इंद्रधनुषी कल्पना तथा मार्क्सवादी आलोचना में यथार्थवाद को महत्व दिया गया। एक ही तरह के काव्य से कवि तथा आलोचक में निरस्ता से काव्य लेखन में एक नई परिपाटी का जन्म हुआ और नई समीक्षा प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य नई समीक्षा से प्रभावित थी। पश्चिमी समीक्षा को न्यू क्रिटिसिज्म कहकर के संबोधित किया जाता है। उसमें आई ए रिचर्ड्स का नाम आता है, टी एस इलियट का नाम आता है, टी ए ह्यूम जैसे अंग्रेजी आलोचकों के द्वारा योगदान दिया गया न्यू क्रिटिसिज्म में। पश्चिम में नई समीक्षा की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। टी एस इलियट ने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें व्यक्तिनिष्ठता के स्थान पर वस्तुनिष्ठता के महत्व पर बल दिया गया, फोकस किया गया। भारत में 1942 से 1943 ईस्वी तक मार्क्सवाद का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका था या कमी आई थी उसमें। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण से क्या हुआ कि मानव ने एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया, नया दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी घटनाओं ने नई समीक्षा के सूत्रपात में योगदान दिया। तो इस तरीके से ये नई समीक्षा आगे बढ़ी। नई समीक्षा के नामकरण की अगर बात किया है तो इस प्रवृत्ति के नामकरण का सुझाव जो दिया था वो जे.ई. स्पिंगार्ड ने दिया था। द न्यू क्रिटिसिज्म शीर्षक लेख उन्होंने लिखा, उसी में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। जॉन क्रो रैनसन ने इस पद्धति को निश्चित रूप प्रदान किया। इनकी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म का प्रकाशन 1941 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ। इसके पश्चात एलन टेट, विलियम एम्पसन, क्लीन ब्रुक्स, फ्रैंक रेमंड लिविस, जॉन फ्रैंक कारमोड, ये सभी विद्वानों ने इस दिशा में बहुत सारा कार्य किया नई समीक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने काव्य और साहित्य पर आधुनिक युग में नई दृष्टि से, नई पॉइंट ऑफ व्यू से विचार देना शुरू किया। कुछ समीक्षक कॉलेज को इस परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं कि कॉलेज जो है वो नई समीक्षा का या न्यू क्रिटिसिज्म के प्रवर्तक हैं, परंतु आधुनिक युग में जॉन क्रो रैनसन, टी एस इलियट और आई ए रिचर्ड्स को इस प्रवृत्ति का प्रवर्तक माना जाता है। ये है नई समीक्षा जो कि इंग्लैंड मतलब कि वहीं से शुरू हुई न्यूयॉर्क से, और उसके बाद में फिर यहाँ पर मतलब इंग्लैंड मतलब पूरे यूरोप में आप देखते हैं सिलसिला मतलब अंग्रेजी के काव्यों में शुरू हुई और उसके बाद में हिंदी में भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है खंडवा से अगर बात की जाए। खंडवा में आप देखिएगा, खंडवा की अगर बात करें तो केवल 4 या 5 प्रश्न करने हैं। 120 या 200 शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, रंगमंच के प्रकार बताएं। रंगमंच कितने प्रकार का होता है? तो रंगमंच वैसे तो कई प्रकार के रंगमंच होते हैं। भारतीय रंगमंच की परंपरा बहुत बड़ी है, बहुत महान परंपरा है, तो इसमें बहुत सारी विविधताएं आपको जाहिर सी बातें देखने को मिलेगी। तो रंगमंच कई प्रकार के हैं। पहला रंगमंच होता है संस्कृत रंगमंच। संस्कृत रंगमंच मतलब कि नाट्यशास्त्र में वर्णित जो रंगमंच है भरत मुनि के, वही संस्कृत रंगमंच ही होता है। उसमें इस ग्रंथ में रूपक के 10 प्रकार बताए गए हैं। नाटक रूपक के 10 प्रकरण होते हैं, 10 प्रकार होते हैं।
संस्कृत रंगमंच में। पहला नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा भाण, चौथा अंक और आपका पांचवा प्रहसन, छठवां बीथी और सातवां ईहा मृग और आठवां आपका व्यायोग, नौवां आपका समवकार और 10वां आपका डिम। ये 10 जो है आपके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं रूपक के। कथा वस्तु, नेता एवं रस के आधार पर इन प्रकारों में विभिन्नता विद्यमान है। साथ ही 18 उपरूपकों की चर्चा भी आपको संस्कृत रंगमंच में देखने को मिलेगी। संस्कृत रंगमंच के मतलब कि इन प्रकारों का प्रचलन 9वीं शताब्दी तक मिलता आपको दिखाई देता है। तो ये संस्कृत रंगमंच जो है इसमें आता है। दूसरा जो रंगमंच होता है वो है लोक रंगमंच। संस्कृत रंगमंच के पतन के बाद में क्या हुआ, लोक नाटकों का प्रचलन शुरू हुआ। लोक नाटक मतलब कि जो इसे मंदिर आश्रित, जैसे कि मान लेते हैं कोई रंगमंच सजा, जैसे मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रोग्राम किया था, जैसे कि कुड़ियट्टम, अंकिया, भयोना, तमाम प्रकार के जो मतलब कि नाटक होते हैं वो सब। लीला नाट्य हो गया, सामाजिक नाट्य हो गया। लीला नाट्य में जैसे राम और कृष्ण की लीलाओं पर आधारित जो तमाम रामलीला या रासलीला। रामलीला जो है भगवान श्री कृष्ण के मतलब कि भगवान श्री राम के से रिलेटेड है रामलीला, और रासलीला भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड होती है। तो ये सब एक लोक रंगमंच के नाटक होते हैं, ठीक है। ऐसे सामाजिक नाट्य में जैसे नौटंकी हो गई, स्वांग हो गया, नाचना हो गया, सब सामाजिक नाट्य हैं जो कि लोक नाट्य की परंपरा में आते हैं, लोक रंगमंच में आते हैं। तीसरा जो मंच होता है रंगमंच, वो है पारसी रंगमंच। पारसी रंगमंच की बात की जाए तो इस रंगमंच की शुरुआत मुंबई से हुई। यहाँ से होते हुए रंगमंच ने कोलकाता और दिल्ली को अपना केंद्र बनाया। अपने शुरुआती समय में जो पारसी रंगमंच है ये साधन विहीन था, लेकिन धीरे धीरे इसने आवश्यक अंग जुटा लिए, साधन जुटा लिए, और इन नाटक कंपनियों के पास विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले अद्भुत यंत्र होते थे। इन अद्भुत यंत्रों के द्वारा देवों को हवा में उड़ते हुए, इसके अलावा हीरों को महल की दीवारों से नदी में कूदते हुए, परियों को आसमान से उतरते हुए दिखाया जाता था। प्रभाव उत्पन्न करने वाली इन तकनीक ने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया, और भारतीय दर्शकों के लिए इस प्रकार का जो आकर्षक था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। तो ये पारसी रंगमंच था। चौथा जो रंगमंच आया हिंदी में या फिर मतलब कि भारत में, या रंगमंच की अगर बात की जाए ओवरऑल, तो आधुनिक रंगमंच आता है। आधुनिक रंगमंच की अगर बात करें तो आधुनिक रंगमंच जो है भाई, आधुनिक रंगमंच की बात करें तो आधुनिक रंगमंच का दौर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से दिखाई देता है। मतलब 19वीं शताब्दी के लगभग 1850 के बाद में आप देखेंगे तो आधुनिक रंगमंच आपको दिखेगा, जिसमें नाटकों के विषय जनसाधारण से जुड़े होते थे, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा रंगमंच है, आधुनिक रंगमंच मैंने आपको बताया, तो जनसाधारण से जुड़े हुए मुद्दे होते थे, उन पर रंगमंच या नाटक हुआ करते थे। खास करके यथार्थवादी, आदर्शवादी और प्रायोगिक पद्धतियाँ अपनाई जाती थी इस प्रकार के नाटकों में। यथार्थवादी, इसके अलावा आप देखते हैं यथार्थवादी रंगमंच, अयथार्थवादी रंगमंच, नृत्य प्रधान रंगमंच, ठीक है। तमाम प्रकार के रंगमंच आपको देखने, रेडियो नाटक चले, नुक्कड़ नाटक फिर हुए, ठीक है, मूक नाटक, एकल नाटक, प्रायोगिक रंगमंच। तो ये सब रंगमंच के प्रकार हैं, जिनमें 4 मुख्य रूप से मैंने आपको बता दिए। आगे देखिएगा, अगला दूसरा नंबर प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा संबंधी मान्यताएं बताएं। वर्ड्सवर्थ की बात की जाए तो वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें तो वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा का सिद्धांत बड़ा फेमस है और आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो वर्ड्सवर्थ ने पुरानी काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर नई काव्य प्रवृत्तियों का प्रयोग किया, और उन्होंने पुरानी जो काव्य प्रवृत्तियां उनको बाइकाट किया, उनका निग्रेट किया, और नई काव्य प्रवृत्तियों को अपने काव्य में स्थान दिया। उनकी काव्य भाषा संबंधी कई सारी मान्यताएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि पहली बात तो ये है वर्ड्सवर्थ की, कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य में ग्रामीण जनजीवन से संबंधित विषयों और ग्रामीण भाषा के प्रयोग पर बल दिया। जैसे ग्रामीण अगर मुद्दा है तो ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह भी जरूरी नहीं है कि काव्य में केवल विशिष्ट भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए या किया जाए। ऐसा करने पर काव्य के प्रभाव का संकुचन हो जाएगा, काव्य केवल सीमित दायरे में ही लोग पढ़ेंगे। काव्य एकदम से देहाती भाषा में भी लिखा जाए, अच्छे भाषा में, यानी काव्य जो है उसकी भाषा सरल हो, सरस हो, ताकि लोगों को तक पहुंच सके और लोग उसको मतलब एक व्यापक धरातल तक काव्य पहुंच सके। तो काव्य भाषा की सरलता पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। दूसरी बात, कवियों के मतलब कि जो इसके मतलब कि वर्ड्सवर्थ के पहले के कवि हैं, उन कवियों के विपरीत वर्ड्सवर्थ का मानना यह था कि गद्य और पद्य में कोई मतलब कि तात्विक भेद ना होने के कारण से इन दोनों में काव्य रचना की जानी चाहिए। चाहे आप गद्य में लिखें चाहे पद्य में लिखें, बात है कि कोई इसमें ज़्यादा विपरीत या कोई ज़्यादा डिफरेंस की बात ना करें।
भाषा में कि काव्य के लिए अलग भाषा और गद्य के लिए अलग भाषा नहीं, जैसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं वैसे करें, विचारों का माध्यम ही केवल भाषा है। तीसरी बात, वर्ड्सवर्थ का यह भी मानना था कि निम्न श्रेणी के कवियों के कवियों ने काव्य में कृत्रिम भाषा का प्रयोग कर इसको दूषित करने का कार्य किया है। चूंकि उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने कहा कि सामान्यतः जो कुछ काव्य भाषा नाम से जाना समझा जाता है वह भी इन कविताओं में नहीं मिलेगा। साधारणतः उसे आकार देने के लिए जितना प्रयत्न किया गया है उतना उतना ही प्रयत्न मैंने उसे बचाने के लिए किया है। ऐसा इसलिए लगता है या इसलिए किया गया है क्योंकि मैं अपने भाषा को मानवीय भाषा के नज़दीक लाना चाहता था। मतलब कि आप देखते हैं कभी-कभी क्या होता है कि काव्य बनाने के चक्कर में या लिखने के चक्कर में कुछ अंट-शंट भाषा का प्रयोग उसको तुक-ताल बैठाने में लग जाता है, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है, इनका ये मानना था वर्ड्सवर्थ का कि ज़्यादा उसमें ताल-तीम की ज़रूरत नहीं होती है कि ज़्यादा तिकड़म करना के फिट हो। आप सरल से सरल भाषा में भी काव्य लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये मानवीय भाषा के नज़दीक लाना चाहते थे काव्य को। और कहते हैं कि भाषा को प्रभावी और अलंकृत बनाने के लिए कवियों के द्वारा वास्तविक घटनाओं से उपजे भावों को काव्य रूप में दिया जाना चाहिए, ना कि उसको कृत्रिम यानी कि उसको बनावटी कल्पना और अप्रभावी विषयों पर रचना लिख करके उसको एकदम से मनोरंजन के लिए उसको देना चाहिए। तो बिल्कुल खिलाफ थे ये वर्ड्सवर्थ इस सभी के। वो कहते हैं कि उसको वास्तविक धरातल जैसे घटना हुई वैसे बता दो उसको। चौथी बात, वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा सिद्धांत में प्राचीन कवियों की भाषा परंपरा को फिर से अपनाने का आग्रह किया और यह वही काव्य परंपरा थी जिसे तोड़ करके निम्न श्रेणी के कवियों ने क्या किया, कृत्रिम भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक जो छोटे कवि थे उन लोगों ने क्या किया, कि प्रयोग कि चूंकि उनके उनको ज्ञान उतना ज़्यादा उचित मात्रा में भाषा का था नहीं, तो अलग अलग तरीके से भाषा को दूषित करना प्रारंभ कर दिया। तो इसीलिए इनका जो कि ये है विचार वो काफ़ी प्रभावी हुआ। उन्होंने कहा कि प्राचीन कवियों का भाव उद्बोध सहज था और उन्होंने काव्य रचना के लिए अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग किया। बाद के कवियों के द्वारा कृत्रिमता और आडंबर का प्रयोग करके काव्य को एकदम से दूषित कर दिया गया। ये वर्ड्सवर्थ का मानना था। तो इसीलिए फिर से प्राचीन जो काव्य परंपरा थी उसको आगे आना चाहिए और बीच में जो कृत्रिम भाषा का प्रयोग हुआ है फिर से वो वास्तविक भाषा कन्वर्ट हो। तो वास्तविक भाषा का सिद्धांत देते हैं वर्ड्सवर्थ। पांचवी बात ये है कि वर्ड्सवर्थ ये भी मानते हैं कि काव्य भाषा में जीवंत संवेदन की स्थिति यानी स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा तभी संभव होगा जब कवि में संवेदना का या भाव या गुण मौजूद हो, तथा ऐसा ना होने की स्थिति में काव्य अपना प्रभाव छोड़ने में असफल रह सकता है। इसके लिए विषयों की गहरी अनुभूति आपको बहुत ज़रूरी है। अगर किसी विषय में आप काव्य लिख रहे हैं तो उसके लिए उस विषय के बारे में पहले पूर्ण जानकारी होगी, तभी आप उस विषय के बारे में अच्छा लिख पाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखें, अच्छा वर्ड्सवर्थ कविता की रचना के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि छंद की महत्ता और उपादेयता और शक्ति को स्वीकार वर्ड्सवर्थ नहीं करते। वर्ड्सवर्थ ऐसा नहीं कहते कि भाई आप छंद को नेगलेक्ट कर दें ना, वो कहते कि छंद में भी लिखो, अगर छंद नहीं भी बैठ रहा तो अगर एक आध दो छंद में अगर नहीं भी लिख रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा का प्रयोग था। कुल मिलाकर के जिस काव्य भाषा की यहाँ सिफारिश की गई है उसका चयन यथासंभव ऐसी भाषा से किया जाता है जिसका हम वस्तुतः बोल चाल में प्रयोग करते हैं। यह चयन यदि सच्ची अभिरुचि और भावना के आधार पर किया गया होता तो जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा अंतर अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही वह रचना साधारण जीवन की तुच्छता और अश्लीलता से मुक्त हो जाएगी। यदि उसमें ऊपर से छंद का समावेश और कर दिया जाए गया तो मैं समझता हूँ कि ऐसा अंतर पैदा हो जाएगा कि एक विवेकशील व्यक्ति को सहज स्वीकार्य होगा। तो इस तरीके से वर्ड्सवर्थ ने कहा भाषा के संदर्भ में। तो ये वर्ड्सवर्थ की भाषा से रिलेटेड कुछ बातें थी, मैंने आपको बताई। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्तर संरचनावाद के उद्भव के कारण बताएं। उत्तर संरचनावाद के उद्भव के क्या कारण है, फटाफट से आप बताएंगे। उत्तर संरचनावाद को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं। संरचनावाद के बाद में उत्तर संरचनावाद आता है। संरचनावाद के बाद में ही ये शब्द आया पोस्ट स्ट्रक्चर, कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि उत्तर संरचनावाद के बाद का एक चरण है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई, ठीक है। और पूंजीवादी स्थिति का अर्थमीमांसीय आयाम है ये। यह एक ऐसी पद्धति के साथ साथ दार्शनिक रूप भी है। उत्तर संरचनावाद आपको बता दूं एक दार्शनिक पद्धति भी है। उत्तर संरचनावाद के प्रमुख विचारकों में आप देखें जीन देरिदा, ग्लिस, डेल्यूज,
ज्या बद्रेला, इसके अलावा जैक लका, जूलिया क्रिस्तेवा और बटलर, इन सभी लोगों का नाम आता है उत्तर संरचनावादी विचारकों में। उत्तर संरचनावादी आलोचना की शुरुआत जो हुई है, शुरुआत की अम्बर्तो इको की कृति है एक, उसका नाम है द ओपन टेक्स्ट। द ओपन टेक्स्ट से शुरुआत मानी जाती है उत्तर संरचनावाद की, और यह रचना 1962 में प्रकाशित हुई। देरिदा द्वारा स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन डिस्कोर्सेस ऑफ ह्यूमन साइंसेस एक शीर्षक से शोध लिखा गया। इसमें प्रयुक्त प्ले शब्द जब हिंदी में इसका अर्थ मतलब कि निकाला गया तो उसका मतलब खेल होता है प्ले का। तो प्ले मतलब खेल है, और उसने उत्तर संरचनावाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसका बीज शब्द कहा गया उत्तर संरचनावाद का प्ले, खेल। इसके अतिरिक्त रोला बार्थ के द्वारा एलिमेंट्स ऑफ सीमियोलॉजी नामक रचना लिखी गई, उसका प्रकाशन 1967 में हुआ। तो ये सब, और इसके अलावा मेगा लैंग्वेज अर्थात महाभाषा की धारणा का प्रयोग किया उन्होंने, रोला बार्थ ने। कुल मिलाकर के ये सब जो है विद्वानों ने मिलकर के उत्तर संरचनावाद को बढ़ावा दिया। उत्तर संरचनावाद की बात की तो इसके कई कारण थे उत्तर संरचनावाद के आने से। पहले कारण ये था कि पूंजीवादी संस्कृति की आधुनिक जकड़बंदी से अकुलाहट के कारण से उत्तर संरचनावादी विचारधारा का उदय हुआ। दूसरी बात, आधुनिकता से उबर करके धर्म और तत्व चिंतन की शरण जो है लेनी। इसके अलावा राज्य सत्ताओं के आगे मानव अधिकारों की मांग, इसके कारण से उद्भव हुआ उत्तर संरचनावाद का। इसके अलावा भूमंडलीकरण और उपभोक्तावादी सोच। इसके अलावा संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में उत्तर संरचनावाद ने गहरा असर डाला है, और यह पुरानी चिंतन प्रणाली को स्वीकार नहीं करता है। इसकी स्थापना जो हुई थी उत्तर संरचनावाद की, वो कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बहुत सारे विद्वान इसका समर्थन करते हैं। तो उत्तर संरचनावाद की अगर बात करें तो संरचनावाद के विरोध में या संरचनावाद के आगे की एक कड़ी संरचनावाद के बाद में आया। ठीक है, आगे देखिएगा। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन कौन थे, बताएं। प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन कौन है, विवरण दीजिए। तो स्वच्छंदतावादी विचारकों की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का। स्वच्छंदतावादी आलोचकों में भारतीय आलोचक है। स्वच्छंदतावादी स्वच्छंदतावाद बेसिकली भारतीय विचारधारा है, और इसके प्रतिनिधि आलोचक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जिन्होंने छायावादी रचनाओं की आलोचना करी। वाजपेयी जी ने हिंदी आलोचना की शुरुआत द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में ही करी थी, मतलब द्विवेदी युग के बाद। उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृतियां सरस्वती पत्रिकाओं में छपती थी। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र का मानना था कि वाजपेयी जी यानी कि नंदुलारे वाजपेयी जी को कलाकार के अंतर मन की प्रकृति के आधार पर कलाकृति के सौंदर्य का अनुभूतिपूर्ण विश्लेषण करना अच्छा लगता था, या उन्होंने किया। नंदुलारे वाजपेयी ने काव्य रचना की पुरानी रीतियों को तोड़ा और एक नए सिरे से आलोचना करनी प्रारंभ करी। उन्होंने हिंदी आलोचना से इतिवृत्तात्मकता यानी कि जो द्विवेदी युग की विशेषता थी उसको खत्म किया। खूब बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को बताना, खूब विस्तारित शैली का प्रयोग करना इतिवृत्तात्मकता है। प्रबंध काव्य विवाद यानी कि जिसमें महाकाव्य बड़े बड़े लिखे जा रहे थे, कामायनी और तमाम प्रकार के महाकाव्य जो है, चाहे मैं द्विवेदी जी की बात करूं, मतलब कि उनकी जयशंकर प्रसाद की बात करूं, या आप बात कर ले मैथिली गुप्त की बात कर ले, पंत की बात कर ले, निराला की बात कर ले, तो लंबी लंबी कविताएं, लंबी लंबी चीज़ें, और प्रबंध काव्य की प्रधानता, मर्यादावाद, नैतिकवाद को पृथक करने का कार्य किया उन्होंने हिंदी आलोचना से। वाजपेयी जी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, सूर संदर्भ की भूमिका, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, नया साहित्य, नए प्रश्न, कई समीक्षाएं लिखी इन सभी मुद्दों पर। जयशंकर प्रसाद पर रिसर्च किया, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पर इन्होंने बढ़िया जबरदस्त लेख लिखा। तो इन सभी ग्रंथों में स्वच्छंदतावादी आलोचना का प्रयोग उन्होंने किया है, और उन्होंने पाश्चात्य साहित्य का भी अनुभव किया, और जिसके प्रभाव के कारण से वह भारतीय रसवाद की अलौकिकता को अस्वीकार कि उसको नेगलेक्ट करते हैं, रसवाद को, और कला मतलब काव्य में कला के आनंद को रस बताते हैं वो। नंदुलारे वाजपेयी छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवियों तथा उनकी कृतियों की आलोचना खूब जम करके करते हैं। तो ये प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचकों में नंदुलारे वाजपेयी पहले विद्वान है। दूसरे विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र।
डॉक्टर नगेंद्र की बात की जाए तो डॉक्टर नगेंद्र विश्व स्वच्छंदतावादी आलोचना परंपरा के जो है अग्रणी आलोचकों में से या प्रमुख आलोचकों में से एक माने जाते हैं। इनकी हंस नाम का निबंध जो है ये प्रकाशित हुआ आलोचना में, मतलब ये पदार्पण करते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने सुमित्रानंद पंत में पंत के कवि का भावों का सुंदर वर्णन किया। रीति काव्य की भूमिका और देव तथा मतलब की और उनकी कविता 1946 ईस्वी में उनकी व्यवहारिक आलोचना से सैद्धांतिक आलोचना की तरफ इन्होंने अपना मुंह मोड़ा। कुल मिलाकर के नागेंद्र जो हैं ये आधुनिक काल के आलोचक हैं, परंतु उनके द्वारा मध्य युग के कवियों की आलोचना ही करी गई। उनकी व्यवहारिक आलोचना उनके काव्यों, उपन्यासों, नाटकों और रेखाचित्रों में आपको दिखेगी। और इनके निबंधों पर फ्रायड का प्रभाव है, सिगमंड फ्रायड का प्रभाव है डॉक्टर नगेंद्र पर, मनोविश्लेषणवाद का। ठीक है। तीसरे विद्वान है आपके डॉक्टर पंडित शांतिप्रिय त्रिपेठी, मतलब कि पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी जो हैं वो भी स्वच्छंदतावादी आलोचकों में से प्रमुख नाम उनका है। उन्होंने प्रमुख रूप से छायावादी काव्य की आलोचना करी। उन्होंने काव्य को जीवन की प्रेरणा के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। संवेदनशीलता उनके काव्य का एक प्रमुख उद्देश्य था। और ये द्विवेदी जी, शांतिप्रिय द्विवेदी यह भी मानते थे कि छायावादी काव्य के उद्भव और विकास में तत्कालीन परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें गांधीवाद का उदय और प्रथम विश्व युद्ध प्रमुख है। और इन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे शांतिप्रिय द्विवेदी ने, जैसे कि हमारे साहित्य निर्माता, इसके अलावा कवि और काव्य, साहित्य की इतिहास के आलोक और छायावाद, और उसके बाद कई सारे निबंध भी इनके हैं। इतिहास के आलोक और छायावाद और उसके बाद ये निबंध हैं इनके। तो इस तरीके से डॉक्टर पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और पंडित नंदुलाल वाजपेयी, ये तीन लोग जो हैं ये प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचकों में आते हैं। व्यवहारिक आलोचकों में नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय या ध्वनि सिद्धांत का विरोध किन किन विद्वानों ने किया। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, सबसे पहले जाने। आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और आनंदवर्धन के द्वारा इतने सबल और सशक्त तर्कों के आधार पर प्रतिष्ठित होने पर भी ध्वनि सिद्धांत को परवर्ती काल में कई विरोधियों ने इसको नेगलेक्ट किया, मतलब कई लोगों ने इसका विरोध किया। ध्वनि सिद्धांत का खूब विरोधों का सामना करना पड़ा ध्वनि संप्रदाय को। ध्वनि सिद्धांत की अगर बात की तो इसका विरोध किया मुकुल भट्ट, मतलब कि मुकुल भट्ट जी ने, भट्टनायक ने किया, धनंजय ने किया, कुंतक ने किया खूब जम करके, महिम भट्ट ने किया। तो इन सभी लोगों ने विरोध किया खूब आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का। पहले विद्वान है आचार्य मुकुल भट्ट। आचार्य मुकुल भट्ट जो है आनंदवर्धन के समकालीन आचार्य हुए, और इन्होंने अपने ग्रंथ अभिधा वृत्ति मातृका में ध्वनि के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, और इसे लक्षणों के अंतर्गत समाहित कर लिया कि एक लक्षण होता है ध्वनि। ठीक है। जबकि ध्वनि को आत्मा मानते हैं आनंदवर्धन काव्य की। ठीक है। और आचार्य मुकुल भट्ट जो है इसको एकमात्र अभिधा, मतलब कि वो एकमात्र अभिधा को ही सब शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। अभिधा को 4 भेदों में बांटते हैं, जाति अभिधा, गुण अभिधा, क्रिया अभिधा और यादृच्छा अभिधा। लक्षणा के 6 भेदों को मिलाकर के अभिधा को 10 भेद में बांटा है इन्होंने। इस प्रकार से मुकुल भट्ट अभिधा के अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति की आवश्यकता को नहीं समझते काव्य में। दूसरे विद्वान हैं आचार्य भट्टनायक। भट्टनायक रस के समर्थक हैं, रसवादी आचार्य हैं। ध्वनि के सिद्धांत के प्रबल विरोधी माने जाते हैं भट्टनायक। इन्होंने अपने ग्रंथ हृदय दर्पण में ध्वनि सिद्धांत का कड़ा विरोध किया। मीमांसक भट्टनायक भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याताओं में प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरे विद्वान हैं आपके प्रतिहारेंदु राज। प्रतिहारेंदु राज मुकुल भट्ट के शिष्य हुआ करते हैं। तो मुकुल भट्ट ने खूब जम करके विरोध किया, तो भाई उनके शिष्य भी करेंगे। चूंकि ये एक अलंकारवादी आचार्य हैं प्रतिहारेंदु राज, तो इसलिए उन्होंने ध्वनि संप्रदाय या ध्वनि अलंकार, मतलब कि इन्होंने ध्वनि को अलंकार के रूप में देखा, तो इसलिए विरोध भी उन्होंने किया। तो कई विद्वानों ने किया, जिसमें मुकुल भट्ट, भट्टनायक, धनंजय, कुंतक और महिम भट्ट का नाम सामने आता है, और इसके अलावा प्रतिहारेंदु राज। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, 6वां नंबर प्रश्न है, रूपक के भेद बताएं। रूपक के कितने भेद होते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रूपक के अगर भेदों की बात की जाए तो रूपक के, अच्छा, आचार्य भरत मुनि की जो रचना है नाट्यशास्त्र, उसमें 20वें अध्याय में नाट्यशास्त्र के रूपक के बारे में बताया गया। रूपक के 10 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं रूपक के? 10 प्रकार होते हैं। ठीक है, 10 प्रकारों के बारे में नाट्यशास्त्र के 20वें अध्याय में वर्णन मिलता है। नाट्य रचना की दृष्टि से इसका प्रयोग किया जाता था 10 रूपकों का। ठीक है,
अच्छा, नाट्यशास्त्र के जो 20वें अध्याय है उसका क्या नाम है? नाट्यशास्त्र का जो 20वां अध्याय है उसका नाम है वृत्ति विकल्पन। वृत्ति विकल्पन उसका नाम है। पहले अध्याय का क्या नाम है? नाट्य रंग पूजा। दूसरे का रंग पूजा, तीसरे का नाट्य मंडप, चौथे का तांडव, पांचवे का पूर्व रंग, छठवें का रस, सातवां भाव, आठवां उपांग, नौवां अंश, ठीक है, 10वां चारी विधान, 11वां मंडल विधान, 12वां गति प्रचार। इस तरीके से आपका नाम अलग अलग इस तरीके से है, ठीक है। तो जो 10 रूपक हैं वो कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा गया है। 10 रूपक कौन कौन से हैं? उसमें आचार्य भरत मुनि का श्लोक आता है कि नाटकम सा प्रकरण मंको व्यायोग एव चा भाणः समौकारस्य बीथि प्रहसनम डिमः ईहा मृगस्य चा विज्ञेयो दसमोह नाट्य लक्षणे। मतलब कि नाटक सबसे पहला कौन सा होता है? नाटक। दूसरा होता है प्रकरण, तीसरा होता है अंक, चौथा होता है व्यायोग, और पांचवा होता है आपका भाण, छठवां होता है समोकार, सातवां होता है बीथी, आठवां होता है प्रहसन, नौवां आपका होता है डिम, और 10वां होता है ईहा मृग, ठीक है। इस तरीके से ये 10 प्रहसन होते हैं, ठीक, सॉरी 10 रूपक होते हैं, ठीक है। ये किसने बताया? आचार्य भरत मुनि ने बताया, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न संप्रेषण सिद्धांत का महत्व बताएं। संप्रेषण सिद्धांत के बारे में बताएं। संप्रेषण सिद्धांत की बात करें तो रिचर्ड्स महोदय का है संप्रेषण सिद्धांत, ये बात ध्यान रखेंगे। संप्रेषण सिद्धांत के बारे में अगर बताऊं मैं तो ये रिचर्ड्स का सिद्धांत है, पाश्चात्य विचारक है रिचर्ड्स। रिचर्ड्स ने मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टि का प्रयोग करते हुए भाषा पर गहनता से विचार किया, और उन्होंने संवेदना के संतुलन पर बल देते हुए नई समीक्षा पद्धति का विकास किया। संप्रेषण मतलब कि इन्होंने, क्या नाम है उनका? रिचर्ड्स का, ठीक है। इसके अलावा उनके द्वारा मनोवैज्ञानिक मतलब मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान और अध्यात्म दर्शन के आधार पर काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों की स्थापना करी गई। उनके द्वारा प्रतिपादित संप्रेषण सिद्धांत का भी एक अलग महत्व है। संप्रेषण सिद्धांत को हम कई बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट ये है, रिचर्ड्स ने जो संप्रेषण सिद्धांत में दिया उसमें कहा कि उन्होंने रिचर्ड्स के द्वारा संप्रेषण सिद्धांत में श्रोताओं और पाठकों के मन पर पड़े प्रभावों के आधार पर, कि जो श्रोता और पाठक हैं वो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है उनके मन पर, उसी के आधार पर काव्य का आकलन किया और उसका मूल्यांकन रागात्मक आधार पर किया उन्होंने। दूसरी बात, रिचर्ड्स जो हैं आदिम आवेगों को प्रधान मानते हैं। वही रस सिद्धांत में वासना रूप में विद्यमान भावों को अस्थायी भाव की सत्ता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तीसरी बात, रिचर्ड्स के द्वारा विरोधी आवेगों को स्वीकारा गया है, जबकि रस सिद्धांत में विभिन्न रसों के महत्व को उजागर किया गया है। चौथी पॉइंट ये है कि संप्रेषण सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्री के साधारणीकरण के समान प्रतीत होता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो साधारणीकरण है, मतलब संप्रेषण का सिद्धांत यही मतलब सीधा सीधा कि मतलब श्रोता और जो पाठक है उस पर या जो दर्शक है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है काव्य का या नाटक का, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब जब कोई व्यक्ति नाटक देखने जाता है तो वो अपनी स्थिति से जाता है, उसके मन में या उसका जो विचार होता है वो अपने पहले से जो आपका विचार होता है, मतलब कि माइंड सेट आपका कुछ दूसरा होता है जब नाटक देखने जाते हैं। लेकिन जब नाटक देख रहे होते हैं उस समय अपनी सारी व्यथा, सारा कष्ट, सारा सुख, आप जो बाहर की दुनिया है उसको भूल जाते हैं, और जब आप नाटक देखते हैं तो आप उसी में मग्न हो जाते हैं एकदम से। तो नाटक में मग्न हो जाना ही, बल्कि रस की प्राप्ति हो जाना, आनंद की प्राप्ति हो जाना, वही संप्रेषण होता है, इफेक्ट होता है, वही आपका साधारणीकरण होता है। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल साधारणीकरण के बारे में बताते हैं कि भाई जब आप कोई लेखक जो है नाटक देखता है, जो रस प्राप्त करता है, आनंद मतलब उसमें डूब करके एकदम से उसको देख करके जो प्रसन्न होता है, उसका मन प्रफुल्लित होता है, ठीक है, तो उसको लगता है कि भाई वो अपनी बाहरी दुनिया जो है उससे थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए कट जाता है, तो वो साधारणीकरण होता है, वही संप्रेषण होता है। रिचर्ड्स का मानना यह है कि भाव की प्रेरणा से ही भाषा का प्रयोग संभव होता है, तथा इसी को आधार बना करके उसके द्वारा काव्य की समीक्षा करी गई, और यह काव्य समीक्षा साहित्य के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, और उसमें महत्वपूर्ण भी साहित्य के क्षेत्र में काव्य की समीक्षा। छठी बात यह है कि रिचर्ड्स ने इस सिद्धांत में लहजे को भावदशा से संबंधित किया, और यह बताते हुए कि विभिन्न परिस्थितियों में हमारा लहजा अलग अलग होता है। व्यक्तियों का लहजा प्रेम की दशा में अलग और क्रोध की दशा में अलग होता है।
अगर कोई सीन मार धाड़ वाली रहती तो आपके अंदर भी आवेग उत्पन्न हो जाता है। अगर प्रेम की बात है तो आपकी भी विचारों में परिवर्तन हो जाता है, आपके हाव भाव में आपके चेहरे के इंस्पिरेशन बदल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा रिचर्ड्स के द्वारा भाषा के 3 भेद किए गए हैं। पहला भाव, दूसरा अभिप्राय और तीसरा लहजा। भाव अभिप्राय मतलब कि भाव मतलब कि किस भाव की बातें कही गई हैं, भाषा किस भाव मतलब कि क्या भाव है उसका भाषा का, अभिप्राय क्या है कहने का, और लहजा किस लहजे में भाषा मतलब की बात कही जा रही है। ये तीनों भेद भेद जो हैं कम भाषा के अंग ज़्यादा प्रतीत होते हैं। ये भेद नहीं, भाषा के अंग हैं। भारतीय आचार्यों के द्वारा अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के तीन मतलब रूप में किए गए शब्द और उसकी शक्तियों के भेद अधिक प्रमाणिक प्रतीत होते हैं। ठीक है, जबकि इनके द्वारा रिचर्ड्स के द्वारा बताए गए भाषा के भेद ये बिल्कुल अप्रतीत हो, मतलब कि ये अच्छे नहीं लगते। ये भाषा के अंग जरूर हो सकते, भाषा के प्रकार नहीं हो सकते, भेद नहीं हो सकते। इसके अलावा भारतीय काव्यशास्त्र सिद्धांतों में रसों से प्राप्त आनंद को मुख्य माना गया है, परंतु रिचर्ड्स जो है रस को गौण मानते हैं। यह प्रेषणीयता सिद्धांत से भी मतभेद रखता है। ठीक है, रिचर्ड्स ने रिचर्ड्स के द्वारा दी गई मान्यताओं की स्पष्ट और पूर्ण व्याख्या भी नहीं की गई है। तो इस तरीके से रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत है जो कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना साधारणीकरण का सिद्धांत है, या जितना भारतीय काव्यशास्त्रियों के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। 8वां प्रश्न, बिंब का अर्थ और परिभाषा बताइए। बिंब किसे कहते हैं? बिंब की अगर बात की जाए तो बिंब अगर आप ना जानते हो तो जान लीजिएगा। बिंब का मतलब होता है इमेज। ठीक है, जैसे आपको कोई कहानी बताई जाए, कोई रचना मतलब कि कोई चीज़ आपको बताया जाए, जब आप किसी कहानी को पढ़ते हैं तो आपके मन में एक पिक्चर चलने लगती है। जैसे मैंने आपको बताया एक राजा हुआ करता था, तो आपके मन में तुरंत जो है वो राजा जंगल की ओर शिकार करने जा, तो आपके दिमाग में एक जंगल आया होगा, एक घोड़ा पर राजा बैठा होगा, तिगड़े तिगड़े को जा रहा होगा। ये बिंब आपके मन में बना, एक छाप बनी। ठीक है, एक दृश्य आया, तो ये बिंब होता है। जब किसी रचना को पढ़ते वक्त आपके सामने, जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई, तो आपने जैसे मैंने बताया कि नील परिधान बीज सुकुमार खुल्लाहा मृदुला दुखलांग, तुरंत आपको लग रहा होगा कि भाई कुछ चीज़ें बता रहे हैं उसमें अधखुला अंग कोई खुला होगा, नीला परिधान होगा, नीला कपड़ा होगा, ऐसे आपके दिमाग में आ गया। ठीक है, या काले काले बादल छाए हुए थे, बिजलियां तड़क रही थी, तो आपको तुरंत आपको एक दृश्य आ गया होगा, काले काले बादल, बिजली चमक रही है, आवाज भी आपके सुनाई। तो इस तरीके से ये क्या होता है, यही बिंब होता है। बिंब अंग्रेजी भाषा की इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका मतलब होता है पदार्थ को मूर्त रूप प्रदान करना, चित्रबद्ध करना, मानसिक प्रतिकृति उतारना। बिंब निर्माण में पहली स्थिति कवि और वर्ण वस्तु का उसी के समान वस्तु का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में वह शब्द चित्र जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित किया जाता है वही बिंब कहलाता है। यह वस्तु सजीव चित्रण होता है और संवेदना से जुड़ा हुआ होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया इसीलिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, बिंब यही होता है। पाश्चात्य विद्वानों ने बिंब की परिभाषा दी, जैसे कि विश्व कोश में डिक्शनरी में बताया गया कि बिंब चेतन स्मृतियां हैं जो मौलिक उत्तेजना के अभाव में उस विचार को संपूर्ण या आंशिक रूप से प्रस्तुत करती हैं। कैरोलिन कहते हैं कि बिंब कवि के विचारों का लघु रूप है। सीडी लेबिस कहते हैं कि बिंब एक प्रकार का भाव गर्भित शब्द है। एलन टेट कहते हैं कि बिंब एक अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्रचना है। टी ह्यूम कहते हैं कि बिंब तो विरोधी संवेदनाओं का आंतरिक तनाव है। रिचर्ड्स कहते हैं कि बिंब विधान अनुभूति को मानचित्रों के या मानसिक चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की एक पद्धति है। जोसेफ टी शिल्पी कहते हैं कि बिंब इंद्रिय गोचर पदार्थ की पुनर्रचना है। इस तरीके से इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कहा गया कि बिंब चेतन स्मृतियां हैं जो इंद्रिय बोध की मौलिक उत्तेजना के अभाव में उस इंद्रिय बोध को संपूर्ण रूप से आंशिक रूप में पुनरुत्पादित करती है। भारतीय विद्वानों ने भी बिंब की परिभाषा अपने अपने हिसाब से दी। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं रस मीमांसा में कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है उसमें। ठीक है, काव्य के अर्थ को आप समझ जाएं तो महत्वपूर्ण नहीं, काव्य के बिंब को आप समझे, काव्य के चित्र को समझे जो उसमें कहा जा रहा है। रामचंद्र शुक्ल काव्य मीमांसा में दूसरी बार कहते हैं कि काव्य का काम है कल्पना में बिंब अथवा मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि बिंब एक प्रकार का चित्र है जो किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के सन्निष्कर्ष के प्रमाता के चित्र में उद्भुत हो जाता है। केदारनाथ सिंह कहते हैं कि बिंब वह शब्द है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के द्वारा या इंद्रिय अनुभवों के आधार पर बनाया जाता है। भागीरथ मिश्रा कहते हैं कि वस्तु भाव या विकार को कल्पना एवं मानसिक क्रिया के माध्यम से इंद्रिय गम्य बनाने वाला व्यापार ही बिंब विधान होता है। डॉक्टर कुमार मिलन कहते हैं कि बिंब विधान कला का क्रिया पक्ष है जो कल्पना से उत्पन्न होता है और यह कल्पना के विकास की एक सारणी होती है। कुल मिलाकर के जो बिंब होता है उसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा
चित्र बना लेना। इस कविता को आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते पढ़ते एक अपने अंदर एक सीनरी आपके दिमाग में आती होगी। मैं शुरुआत में आपको समझाया कि भाई ऐसे कोई कहानी या कुछ भी पढ़ते हैं, आप कविता पढ़ते हैं तो आपके सामने एक चित्र आ जाता है उस कविता से रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हैं कि भाई ये होगा, ठीक है, वो होगा, तो उस वो चीज़ें आती रहती हैं आपके समक्ष, एक बिंब चलता रहता है, एक चित्र चलता रहता है, तो वही होता है। आगे देखिएगा, केवल 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने खंडसा से 450 या 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि जो है, इसके बारे में प्रश्न जरूर आता है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा। आपके इस सीरीज में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, तो आप इसको एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, क्लियर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे विद्वान हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात की, आलोचना की बात हो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम ना आए तो एकदम से आप समझ लीजिए कि आलोचना आपने पढ़ा ही नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपके प्रश्न पूछेगा इनसे। इसके अलावा दूसरा आपके समक्ष प्रश्न आ चुका है, भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार काव्य प्रयोजन की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, काव्य प्रयोजन के बारे में जान लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय पर टिप्पणी करें। अलंकार संप्रदाय के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर एक लेख आपको लिखना पड़े तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास कैसे हुआ पूरा आप थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे, ठीक है। तो हिंदी आलोचना का उद्भव कब से हुआ और विकास कब से हुआ, ये प्रश्न तो कई विश्वविद्यालय में पूछा गया, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, ठीक है। क्लियर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चला जाए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हिंदी आलोचना का विकास कब से मान सकते हैं? वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले हिंदी आलोचना के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। और हिंदी आलोचना के क्रमिक विकास में कई चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे कि सबसे पहले आदिकालीन आलोचना आती है, इसमें कीर्तिलता वगैरह, ठीक है, कीर्तिलता में भी आलोचनात्मक विचारों का प्रयोग किया गया। भक्ति काल आलोचना आप देखते हैं, ठीक है। तुलसीदास ने भी कई आलोचनाएं में आप देखते हैं, कीरति भनित भूति भल सोई सुर सरसम सब कर हित हुई। तो इस तरीके से कई आप मतलब कि भक्ति काल में भी आलोचना के पुट आपको मिलेंगे, रीत काल में भी थोड़ा बहुत आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के ये सब आलोचना के विकास है। तो यही आपको विकास बताना है कि आदिकाल में क्या था, भक्ति काल में क्या था, रीति काल में क्या था, और फिर नई समीक्षा तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा पढ़ना है, आपकी परीक्षा मतलब कि आपकी सीरीज में ये प्रश्न मिल जाएंगे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ओके। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और काव्य मतलब कि इनके बारे में अगर बात की जाए, किसके बारे में, काव्य प्रयोजन के बारे में, तो काव्य प्रयोजन को मैंने आपको पढ़ाया होगा। काव्य प्रयोजन जो है पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है, मतलब कि प्रयोजन के बिना मतलब कि क्या होता है, तू मंदो अपि न प्रवर्तते, मतलब कि काव्य किसी न किसी प्रयोजन को लेकर के ही लिखा जाता है। काव्य प्रयोजन का मतलब होता है काव्य का उद्देश्य, ठीक है। यावत प्रयोजनम नोक्तम तावत तत्तेन गृह्यते, यानी कि आप देखते हैं कि काव्य को मतलब बिना प्रयोजन के नहीं लिखा जाता। संस्कृत आचार्यों ने, भरत मुनि ने क्या कहा काव्य प्रयोजन के बारे में, काव्य प्रयोजन के बारे में उन्होंने कहा कि क्या कहा कि काव्य प्रयोजन ने, भरत मुनि ने सबसे पहले काव्य प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए बताया कि नाटक धर्म यश और आयु का साधक, कल्याणकारक, बुद्धिवर्धक और लोकोपदेशक होता है, इसीलिए उसको लिखा जाता है। तो काव्य का उद्देश्य क्या है, यही काव्य क्या होता है, वही काव्य का प्रयोजन होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अलंकार मतलब कि आचार्य भामा कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सुवैज छन्यम कला सुचा करोति कीर्ति प्रीति चा साध काव्यम निवेशनम, यानी धर्म अर्थ काव्य मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति आनंद की प्राप्ति होती है। स्वयं कवि होने के कारण से उन्होंने कवि के नाम को अमर रखना काव्य प्रयोजन माना, काव्य का उद्देश्य माना। आचार्य बामन जो है वो दो प्रकार काव्य प्रयोजन बताते हैं, एक तो कीर्ति और प्रीति, ठीक है, और दूसरा कीर्ति और यश, इसके लिए काव्य लिखे जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ जो बताते हैं वो बताते हैं कि चातुर्वर्ग फल प्राप्ति सुख दल्प
धीमामी मतलब कि काव्य के अध्ययन से जन सामान्य को भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने बताया। क्लियर। हिंदी आचार्यों ने काव्य के बारे में बताया, प्रयोजन के बारे में। जैसे कि कबीरदास कहते हैं कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। तो कुछ लोग अपने विचारों को करने के लिए ये मतलब कि ये ब्रह्म विचार के बारे में बताने के लिए भी काव्य का प्रयोजन करते हैं। जायसी कहते हैं कि ओ मन जन कबित्त यस चीन्हा, मकुये रहे जगत मह चीन्हा, धनी सोई जस कीरत जासु, और फूल मरे पे मरे न बासु। तो ये भी काव्य का प्रयोजन रहा। तुलसीदास कहते हैं कीरत भनित भूति भल सोई, सुर सर सम सब कर हित होई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैंने पूरा बताया हुआ है, बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है, तो उसे मैंने बता दिया। वैसे काव्य प्रयोजन के बारे में अलग अलग विद्वानों का मत है। उपयोगितावादियों ने कहा कि कला 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 के लिए होती है, कला जीवन के लिए, कला जीवन में प्रवेश हेतु, कला जीवन में पलायन हेतु, कई सारी चीजें। और आचार्य मतलब आधुनिक कालीन आचार्यों में खास करके आप देखते हैं मैथिली शरण गुप्त कहते हैं काव्य के प्रयोजन को लेकर के, केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन कवि का कर्म न होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ये बताया। ऐसे ऐसे अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया। ठीक है, तो ये काव्य का प्रयोजन है। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका पहला प्रश्न मतलब कि पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, जो हमने बनाया हुआ लेक्चर उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आला, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, उन सभी में आपके ये प्रश्न आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों की तैयारी आप विधिवत कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।